कोई भी सक्षम परिवार हो या असक्षम परिवार हो, उसको ये देखना चाहिए कि जैसे अगर 1 किलो चावल में मेरा पूरे परिवार खा सकता है तो मैं 10 किलो लेकर के क्या करूँगा। सही बात। तो जब मैं 1 किलो चावल में अपने पूरे परिवार का गुजारा कर सकता हूँ और 10 किलो रखा रहूँगा तो 10 किलो किसी का तो मैं हक मार रहा हूँ। 100%। तो हमको हक मारने से पहले सिर्फ इतना सोचना चाहिए कि इस देश में देखिए पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा इशू है। बीजेपी में सबसे समझदार नेता कौन? पक्ष का काम है अपनी पक्ष रखना और विपक्ष का काम है उस चीज़ की कमी निकालना। एक नेता जिसे आप डिबेट करके हराना चाहें। पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा झूठ क्या होता है? किसी को अंधेरे में रखना कि हम आपके साथ हैं। राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल, कौन ज्यादा एंटरटेनिंग? दोनों लोग अपने अपने फील्ड में एंटरटेन करते रहते हैं और इस देश को एंटरटेनमेंट भी चाहिए और वो हम लोग को मिलता रहता है। हर कुछ दिनों में वो दोनों लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं कि इस देश की जितनी भी जनता है वो कहीं ना कहीं एंटरटेन होती रहती है। कहा जाता है कि वो बहुत बड़े बाहुबली नेता है पूर्वांचल के। बाहुबली का अर्थ मैं जानना चाहूँगा कि क्या होता है। जो लोगों की मदद करता है, गरीबों की मदद करता है, अगर वो उसका अर्थ बाहुबली होता है तो हाँ, इसमें कोई गलत उत्तर नहीं है कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। आज हम राजनीति पर ही नहीं बल्कि एक पोते की कहानी और एक पिता का जो फ़र्ज़ होता है अपने बेटे के लिए और एक बेटे का फ़र्ज़ होता है अपने पिता के लिए, उन्होंने काफ़ी अच्छे से निभाया है। तो स्वागत करते हैं शशांक शेखर जी का हमारे इस खास पॉडकास्ट में। और एक मज़ेदार बात बताएं कि आशुतोष सिंह के चैनल पे स्वागत है शशांक शेखर जी का, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदम्बरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। स्वागत है भैया आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट। आने वाले अगले चुनाव में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन, तीनों क्या बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बने हैं? देखिए, हर राजनीतिक पार्टी ऐसा प्रोपोगंडा सेट करती है कि वो किसी के लिए खतरा है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच की पार्टी है और जनता के लिए ही वो काम कर रही है। तो उसके लिए अगर कोई खतरा कभी भी होगा तो वो जनता होगी और जनता आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। आपने 2014 से लेकर अब तक देखा है, भारतीय जनता पार्टी की 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी 2022 में बनी और केंद्र में भी यही स्थिति बनी रही। तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। तो ये जनता का निर्णय है कि वो किसके साथ खड़ी है और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा, आप कह लीजिए कि ये जो पीडीए लेके चल रहे हैं या आम आदमी पार्टी और जितने भी दल एक हो जाएं, पर आपको जनता के लिए सेवा करनी पड़ेगी, आपको जनता के लिए ज़मीन पर उतरना पड़ेगा और वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसीलिए जनता का समर्थन, प्यार, आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ बना है। एक कॉमन क्वेश्चन बीजेपी के लिए जो विपक्ष हमेशा करता है कि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद पे चुनाव लड़ती है। देखिए, जातिवाद पे अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही होती तो एक ना एक बार ऐसा समय आता कि लोग भारतीय जनता पार्टी से दूर होते। आज इस देश की ये स्थिति है कि इस देश का मुसलमान भी, आप कहते हैं कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से दूर है और कह लीजिए कि आज देश का मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और कंधे से कंधा मिला करके चल रहा है, क्योंकि वो ये देख रहा है कि देश की रफ्तार, जो देश के तरक्की की रफ्तार है, वो कहाँ बढ़ रही है और उसी रफ्तार को बढ़ाने के लिए इस देश के हर नागरिक की ज़रूरत होती है और वही ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को, यहाँ के हर एक नागरिक को, पूरे देश के नागरिकों को एक लेकर के चल रही है। और पार्टियों को देखिए, जब चुनाव आता है, आज चुनाव नहीं है तो कभी कोई आपको ये नहीं कहेगा कि कोई जातिगत टिप्पणियां हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही हैं। और जब चुनाव आता है तो दूसरा दल उस चीज़ की शुरुआत करके उसको एक मैसेज पब्लिक को देने का काम करता है ताकि वो पर्टिकुलर जाति या धर्म उसके साथ आ जाए। और भारतीय जनता पार्टी सर्वजन हिताय के
रास्ते पे चल रही है, सबको साथ लेकर चलने का जो संकल्प है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, वो उसी पे आज भी भारतीय जनता पार्टी टिकी हुई है। और सबका साथ सबका विकास के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं वो उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। क्या न्यू इंडिया में जो नया यूथ है इसको नौकरी से ज़्यादा नेतृत्व की भूख लग गई है? देखिए, नौकरी करने वालों को नौकरी चाहिए हम्म, और नेतृत्व करने वालों को एक नेतृत्व चाहिए। और मुझे लगता है जो हमारा यूथ है, आज भारत सबसे युवा देशों में गिना जाता है, माना जाता है। सबसे ज़्यादा अगर यूथ की आबादी कहीं पर है तो भारत में। और जब देख लीजिए कि जब भीड़ ज़्यादा होती है तो आपको नेतृत्व की ज़रूरत होती है जो आपको सही रास्ता दिखा सके। और नौकरी करने वाले लोग एक अलग माइंडसेट के साथ, जो लोग पढ़ रहे हैं और जो लोग कुछ किसी अच्छी फील्ड में नौकरी करना चाहते हैं, तो वो लोग अपना लक्ष्य चुन करके बैठते हैं। हमारे जीवन में लक्ष्य चुनना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और यूथ में आज की वो कमी है। बिल्कुल। मेरा सिर्फ ये मानना है कि अगर हमको अपना लक्ष्य पता हो तो हम उस पर्टिकुलर फील्ड में मेहनत करने का प्रयास करते हैं। और नेतृत्व की बात की जाए तो मुझे लगता है कि लोगों को राजनीति में आना चाहिए, यूथ को राजनीति में आना चाहिए और अपना अधिकार के साथ, अपने हक के साथ अपनी बातें रखनी चाहिए, ताकि जो लोग आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको दबा ना सके। और जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं, जो इस देश की जनता है, उसको एक अच्छा नेतृत्व अगर आप दिखाएंगे, उसकी कह लीजिए कि उसको थिंक टैंक अगर किसी को कहा जाता है, तो इस देश में जो लोग सोच करके अपना कदम बढ़ाते हैं तो उसको मैं अच्छा मानता हूँ कि लोग सोच के समझ करके अपना अगला कदम बढ़ा रहे हैं। तो अगर कोई भी नेतृत्व आपको वो एजेंडा देता है कि आप सोचिए, समझिए और अपना अगला कदम उठाइए, तो वो नेतृत्व अच्छा है। और लोगों को, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हर आदमी को अपने परिवार को पालना है, अपने घर को संभालना है, तो दोनों तरीके से लोगों को बढ़ते रहना चाहिए, अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत करके। अगर आदमी बढ़ेगा, अगर उसकी कोई सोच है, उसका कोई आइडिया है, तो उसको अगर वो मौका देगा, तो मुझे लगता है कि आज कई ऐसे हमारे हिंदुस्तान में ऐसे नए स्टार्टअप है जो लोगों ने एक्सेप्ट किए हैं और आगे भी कर रहे हैं। तो उन नए स्टार्टअप्स को अपनी प्रेरणा मानते हुए कभी डरिए नहीं। आपको अगर राजनीति करनी है तो राजनीति में आप बिना निडर होकर के आइए और राजनीति कीजिए। अगर आपको नौकरी करनी है तो आप नौकरी करिए। अगर आपको कोई स्टार्टअप डालना है तो निडर होकर के, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आदमी फेल होता है पर उस फेलियर में भी आदमी एक रास्ता निकाल लेता है। तो मुझे लगता है कि आप निडर होकर कोई काम करेंगे, बिना संकोच के कोई काम करेंगे, तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। एक बड़ा क्वेश्चन, इस पर क्लिप्स भी कर सकती हैं। भारतीय न्यूज़ चैनल, इनकी कोई एक अच्छाइयाँ और एक बुराई जो आप बताना चाहें, और एक ऐसी सीख जो आप बताना चाहें कि न्यूज़ चैनल्स को क्या करना चाहिए? सच दिखाने का काम करिए। बिल्कुल। और हमारे इस देश की करीब 150 करोड़ जनता है जो किसी न किसी माध्यम से आज सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। तो वो आप पर एक विश्वास करके चलती है कि जो न्यूज़ चैनल में दिखा दिया जाता है। कुछ लोग होते हैं वो आपकी कही हुई बातों को भी सच मान लेते हैं। तो मेरी सिर्फ इतनी, एक अच्छे नागरिक होने के नाते, एक देश के प्रति अच्छी भावना के नाते आपको हर न्यूज़ चैनल सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कुछ लोग दिखाते हैं, कुछ लोग उसको एजेंडे की तरह प्रस्तुत करते हैं, आपस में लड़ाई कराने का प्रयास करते हैं। तो बस इतनी इच्छा है कि अगर इस देश की जनता को आप सही चीज़ दिखाने का काम करेंगे तो ये देश आपके साथ खड़ा रहेगा। आपके लिए हर समय इस देश की जनता को आप पे भरोसा है। चौथा स्तंभ कहा जाते हैं आप। तो कोई भी स्तंभ अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी जनता को अगर गलत दिखाने का प्रयास करेगी तो मुझे लगता है कि एक विश्वास तोड़ने की बात होती है। तो कहीं ना कहीं जनता से वो विश्वास टूटेगा और फिर उससे कई चीज़ें, कई ड्रॉबैक्स हैं, कई उसके ड्रॉबैक्स हैं जो कुछ लोगों को फेस करने पड़ जाते हैं। तो बस यही चाहूँगा कि सच दिखाएं, लोगों तक जागरूकता फैलाएं कि क्या सही है क्या गलत है। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं चाहूँगा। जानना चाहेंगे कि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ भारत की नीति पर आप क्या सोचते हैं? क्या इन दोनों देशों को शक्ति बढ़ानी चाहिए या बातचीत? देखिए, ज़रूर बढ़ानी चाहिए। इस देश में 150 करोड़ नागरिक हैं
और मुझे लगता है कि उन पर हमको काम करना चाहिए, उन्हें डेवलप्ड बनाने के लिए उनको स्किल डेवलपमेंट का कोर्स हमारी सरकार भी करा रही है। और सभी पार्टियों को मैं सिर्फ इतनी सलाह देता हूँ, सलाह तो नहीं दे सकता हूँ क्योंकि सब लोग, कई उसमें ऐसे लोग हैं जो मुझसे भी ज़्यादा, पर ये एक राय है, एक मशवरा है कि लोग अगर हमारे देश के स्किल्ड डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे, अगर वो स्किल्ड होंगे, तो मुझे लगता है कि हमें दूसरे देशों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर 3 महीने में मौसम बदलता है। आपको यहाँ पे रेत भी मिलेगी, आपको रेगिस्तान भी मिलेगा, आपको पहाड़ भी मिलेगा, आपको बर्फ़ भी मिलेगा और आपको यहाँ नदियाँ भी मिलेंगी। बिल्कुल। बहुत कम ऐसे देश हैं, हमारा देश नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा रिच है और स्पाइसेस में रिच है। पर्यटक स्थलों में हमारा देश ऐसा है जो आज यूरोप से भी, अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो हमारा कश्मीर यूरोप से भी कम नहीं है। बिल्कुल। और कई ऐसे देश हैं जो यहाँ से भारत हर तरीके से अच्छा है, बस लोगों को एक होने की ज़रूरत है, कैसे अपने देश को आगे बढ़ाना है, कैसे हमको स्किल डेवलपमेंट की तरफ उसको सीखते हुए, कोई चीज़ सीखना मुझे लगता है बुरी बात नहीं होती। अगर एक एक व्यक्ति किसी भी चीज़ में स्किल्ड हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो चाइना पे सबसे बड़ा असर, जब मेक इन इंडिया का स्टार्टअप हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, तो उसके बाद से चाइना को बहुत बड़ी चोट लगी है। और पाकिस्तान की मैं बात नहीं करना चाहूँगा, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अभी भी आपने देखा कि वो उधार लेने पे ज़्यादा विश्वास करता है और उधार लेकर कोई देश नहीं चलाया जा सकता है। बिल्कुल। अभी 2 दिन की वॉर में उनको उधार लेना पड़ गया, तो मुझे लगता है हमारा कंपैरिजन अगर पाकिस्तान से ना ही किया जाए तो बेहतर होगा। हाँ, चाइना आगे है, चाइना अपने लोगों को स्किल डेवलपमेंट सिखा रही है, वहाँ पे लोग ज़्यादा, आप कह लीजिए कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट लेकर के काम करते हैं। वही भारत में भी स्टार्ट हुआ है, किसी चीज़ को तुरंत नहीं पूरा किया जा सकता, एक शुरुआत हुई है, वो शुरुआत का अंत बहुत अच्छा होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारत एक नई सीढ़ी छुएगा। आज 2 दिन के अंदर अगर किसी देश को हमने बर्बाद कर दिया, तो भारत आगे चलकर, हमारी जो नई जनरेशन है वो इतनी ज़्यादा आप कह लीजिए कि इंटेलिजेंट है कि कहीं ना कहीं वो इस देश को बढ़ाने का ही काम करेगी। और जैसे हमारे पूर्वजों ने, हम लोग शस्त्र एक लेकर चल रहे हैं, तो हम लोग जो आगे की जनरेशन है, सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि शास्त्र और शस्त्र को हमेशा अपनी रीढ़ की हड्डी बनाए रखे, वो हम लोग को बहुत आगे ले जाएगी। भैया जानना चाहेंगे कि अक्सर आपने देखा होगा नॉर्मल लाइफ में या छोटे से घर में भी, अगर हम कोई मेड इन इंडिया का सामान लेते हैं और मेड इन चाइना का सामान लेते हैं, तो अक्सर हमें मेड इन चाइना का सामान सस्ता पड़ता है मेड इन इंडिया के मुकाबले। तो भैया इन चीज़ों पर कैसे वर्क किया जाए, क्योंकि जब तक गरीब आदमी को सामान सस्ता नहीं मिलेगा तब तक वो मेड इन इंडिया सामान यूज ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके मुकाबले उसको वही सेम सामान मेड इन चाइना में सस्ता मिलता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। बिल्कुल। पहले भारत में कई मेड इन चाइना के फ़ोन आते थे 100%। जो मुझे लगता है 2 महीने 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलते थे, दिखने में बड़े अच्छे हुआ करते थे, पर 2-3 महीने से ज़्यादा कभी चले नहीं। आज सैमसंग ने इतना बड़ा सेटअप लगा रखा है, एप्पल इंडिया में प्रोडक्शन कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? लेकिन अभी मेड इन चाइना भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, क्योंकि जब एक समय था जब उसके सामान 2-3 महीने में या 1 साल में ख़राब हो जाते थे, लेकिन वो अब अच्छा दे रहा है भैया। पर आज इतने देश हमारे देश में आ करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो कोई ना कोई वो जान रहे हैं कि भारत प्रमोट करने में उनको, उनकी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने में, ताकि यहाँ के लोग नौकरी पा सके। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे उन्नाव जनपद में कई ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं, कई ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो अभी रिसेंटली उन्नाव में आए हैं। करीब 10-12 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ उन्नाव जनपद में आया है। तो वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं कुछ सोच करके ही इस देश में इन्वेस्ट कर रही है कि इस देश का फ्यूचर अच्छा है। और अगर आप कह रहे थे कि मेक इन इंडिया और मेक इन चाइना की बात करेंगे, तो इंडिया का नागरिक अपने मन से, अपने दिल से कोई काम करता है। चाइना में आप पैसा कमाने के लिए उस चीज़ को सस्ता कर सकते हैं, उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी में आगे होंगे। हमारे देश को 200 साल लूटा गया, उनके देश के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। भारत एक हर तरीके से एक आबाद देश था और अपने नेचुरल रिसोर्सेज में इतना ज़्यादा आज भी रिच है कि हम लोग का जो आयात है वो हम लोग अगर चाह लेंगे, अगर स्किल्ड लोग हमारे देश में बढ़ते रहेंगे, तो मुझे लगता है हम लोग चाइना को
आने वाले 2-4 सालों में हम लोग, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लोग उसको भी पीछे कर दें। आज कितने नंबर से कितने पीछे हमारा देश हुआ करता था, आज पूरे विश्व में भारत की पहचान है। तो कहीं ना कहीं वो एक जागरूकता के कारण ही बनी है, और वो मुझे लगता है कि वो ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। अगर आपको कुछ समय के लिए अगर एक बड़ा पद दे दिया जाए तो देश की गरीबी मिटाने के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाएंगे आप? देखिए, लोगों को शिक्षित करना, लोगों को, जैसे मैं बता रहा हूँ कि स्किल्ड बनाना सबसे बड़ी कला है। और अगर मेरा प्रयास रहेगा कि भारत का एक एक नागरिक स्किल्ड हो जाए, वो उसको अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य पता होना चाहिए। और जब आपको आपका लक्ष्य पता होगा तो मुझे लगता है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक बॉल भी बनाऊँ, चाहे वो प्लास्टिक की हो चाहे लेदर की हो, तो मुझको मेरी वो फील्ड पता होनी चाहिए। और जब मैं उस फील्ड पे काम करूँगा और उस फील्ड के अलावा कहीं नहीं भटकूँगा, तो कहीं ना कहीं मैं उस फील्ड में जब कह लीजिए कि बहुत अच्छा कर ले जाऊँगा, तो अपने देश को बढ़ाने का तो काम करूँगा। 100%। आज कई देशों में जब पिच बनाई जाती है तो भारतीय मिट्टी यूज़ की जाती है, क्योंकि यहाँ की सॉइल अच्छी है। तो आप कह लीजिए कि जब एक मिट्टी उठ करके दूसरे देश की पिच को अच्छा कर सकती है, क्रिकेट पिच को, और कई स्टेडियम ऐसे बने जहाँ पे भारतीय मिट्टी उठा करके डाली गई है, क्योंकि हम लोग हर तरीके से अच्छे हैं, हर तरीके से हमारे रिसोर्सेज अच्छे हैं। बस हमको उस पर्टिकुलर फील्ड में मेहनत करने की ज़रूरत है, लोगों को एक अच्छी नॉलेज देने की ज़रूरत है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि अगर नॉलेजेबल आदमी कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठा, हाँ गलतियाँ 100 में 2 लोगों से हो सकती है, 5 लोगों से हो सकती हैं, पर अगर समझदार व्यक्ति जिसके पास शिक्षा अच्छी तरीके से पर्याप्त हो और सब गलती कर दें असंभव है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी सिर्फ इतनी इच्छा रहेगी कि लोग अपना उद्देश्य समझ करके काम करें, अपना उद्देश्य ले करके चलें। उसको स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी फील्ड में हो। उसको स्किल्ड होने के लिए जो प्रयास मैं कर सकूँगा मैं उतना करना चाहूँगा। और सबके मेहनत करना, सबके खुद के एक सबका कर्तव्य है। आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। गरीबी मिटाना, देश को आगे ले जाना एक सोच से बदल सकता है, और वो सोच बदलने का पूरा प्रयास रहेगा। जैसे कि भैया अभी आपने बताया कि हमें एक शिक्षित होने की ज़रूरत है। अगर आप एक दिन के लिए कोई बड़े पद पे जाते हैं तो आप सबसे पहला कदम उठाएंगे कि लोगों को शिक्षित करेंगे। लेकिन भैया आज के समय में एक रैन बसेरे में रहने वाले लोगों को सबसे बड़ी जो ज़रूरत होती है वो पैसों की होती है, क्योंकि आज का भारत ऐसा है कि यहाँ पैसों के अलावा कुछ नहीं हो सकता है भैया। अगर इंसान के पास पैसे हैं, आम आदमी के पास, गरीब के पास पैसा है, तब वो शिक्षा भी ले सकता है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल्स में वो शिक्षा नहीं रह गई है जो पहले हुआ करती थी। लेकिन आज उसके लिए ऐसा कौन सा कदम आप उठाएंगे जो हर आदमी के पास थोड़े पैसे हो या पैसे ना भी हो तब भी वो शिक्षित हो सकता है और स्किल डेवलप कर सकता है? जहाँ बात आई स्किल की, वहाँ पैसा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज IITs, एम्स जैसी पढ़ाई अगर आम जगह मिलने लगे भैया, तो पूरा इंडिया और सारे गरीब लोग शिक्षित हो जाएंगे। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मैंने ये नहीं कहा कि शिक्षा ज़रूरी है, सोच सबसे बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल। लोगों की सोच बदलनी चाहिए। सरकार ऐसी, मुझे लगता है हर स्टेट में कई ऐसी सरकारें हैं जो आपको इलाज फ्री दे रही हैं, आपको राशन फ्री दे रही हैं, आपको खाना फ्री दे रही हैं, घर तक सरकारें बनवा के दे रही हैं। तो सोच की बात है। अगर हमारे अंदर लालच ज़्यादा आ जाएगा और हम कुछ करना नहीं चाहेंगे, तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है भारत को आगे पहुंचाने के लिए। और अगर हम सक्षम हैं, अगर हम लोग, जैसे मेरे परिवार में कोई राशन धारक नहीं होगा जो राशन सरकार से लेता हो, तो मेरा सिर्फ इतना मानना है कि अगर हम लोग अपनी सोच बदल लें और जो लोग सक्षम हैं वो फ्री की सेवाएं ना लें, ताकि इस देश की जो इकोनॉमी है वो भी स्टेबल हो सके। और जो ये फील्ड है, शिक्षा भी फ्री दी जा रही है। लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा अच्छी नहीं देती हैं, पर शिक्षा कम से कम मिल रही है। अगर आपको ग्रहण नहीं करेंगे तो आप कैसे बता देंगे कि कोई चीज़ अच्छी है कि कोई चीज़ बुरी है? आदमी कंपेयर करता है कि कोई बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है, कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। तो मेरा सिर्फ इतना मानना है, पढ़ाई आपके नेतृत्व से होती है, और आप जो चाहोगे। आज कई ऐसे मैं देखता हूँ, जब अभी
रिज़ल्ट आता है, परीक्षाओं का रिज़ल्ट आता है, तो उसमें कई ऐसे लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और ज़्यादातर रिज़ल्ट मुझे लगता है कि उनमें से निकल के आता है जो आज इस देश के बड़े बड़े आईएएस हैं, पीसीएस हैं, और आप कह लीजिए आईपीएस हैं, वो सब कहीं ना कहीं मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। अगर वो ये सोच लें कि हमको शिक्षा अच्छी नहीं मिल रही है, तो ये कहना गलत होगा। आप शिक्षा जिस माध्यम से आपको मिल रही है, आपको सिर्फ वो ग्रहण करना, अपनी सोच के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। अगर आपकी सोच नेगेटिव रहेगी तो मुझे लगता है इस देश में, क्या इस धरती पे कोई भी आगे आदमी बढ़ नहीं सकता है। और अगर सोच अच्छी लेके आप बढ़ते रहेंगे तो छोटी से छोटी चीज़ भी आपको एक रोशनी दिखाने का काम करती है। और रैन बसेरा में जो लोग रहते हैं वो लोग प्रयास करें। देखिए, आदमी चाहता है कि मुझको घर आकर के कोई सामान दे जाए, बिल्कुल सही बात है। पर अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, एक छोटा छोटा बच्चा, आदमी कहता है चाइल्ड लेबर हो रही है, पर वो भी अगर वो बच्चा मेहनत करना चाहता है तब वो चाइल्ड लेबर कहलाती है। पर कम से कम वो बच्चा अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है, उसकी सोच आप देखिए। बिल्कुल। तो आपको अपना नज़रिया, अपना सोच बदलना पड़ेगा, और आप सोच जिस दिन बदल लेंगे, शिक्षा एक माध्यम होती है। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ करके अपनी शिक्षा ग्रहण की, और वो इस देश के राष्ट्रपति रहे, इतने बड़े साइंटिस्ट रहे। तो आपको अपना आइडियल, आपके लिए सोच समझनी पड़ेगी कि आपको किस दिशा में चलना है, और हर चीज़ संभव है। अगर आप ये सोच लें कि हर चीज़ असंभव है, तो मुझे लगता है कि अगर आप मेहनत किए बिना ये सोच लें कि कोई चीज़ असंभव है, तो वो चीज़ असंभव ही रहेगी, जीवन भर असंभव बनी रहेगी। आपने एक बात काफ़ी अच्छी बताई भैया, कि अगर जिसके पास वैल्यू है, जिसके पास साधन है, उसको हमें और अच्छा करना चाहिए, और कभी गवर्नमेंट से उन चीज़ों के लिए मांगना नहीं चाहिए। जैसे आज के समय हम देखते हैं भैया, जिसके पास सब कुछ है वो भी सरकार से राशन ले रहा है। देखिए, हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी है, बिल्कुल, कुछ ना कुछ सुधार है। और सिर्फ देखिए, मैं जो कह रहा हूँ कि सोच की ज़रूरत है, कि आपकी अच्छी पॉजिटिव सोच अगर लेकर के आप बढ़ते रहेंगे, और ऐसी चीज़ों को, जैसे कोई भी सक्षम परिवार हो या असक्षम परिवार हो, उसको ये देखना चाहिए कि जैसे अगर 1 किलो चावल में मेरा पूरी परिवार खा सकता है, तो मैं 10 किलो लेकर के क्या करूँगा। सही बात। तो जब मैं 1 किलो चावल में अपने पूरे परिवार का गुजारा कर सकता हूँ, और 10 किलो रखा रहूँगा, तो 10 किलो किसी का तो मैं हक मार रहा हूँ। 100%। तो हमको हक मारने से पहले सिर्फ इतना सोचना चाहिए कि इस देश में, देखिए, पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा इशू है, और उस पर सरकार को कड़े फैसले लेने चाहिए, ताकि इस देश की जो उन्नति है, वो जो उसकी पेस जो बन रही है, वो कभी बिगड़े ना। सही बात। और जो देखिए, उसमें भी शिक्षा और सोच की ही ज़रूरत पड़ती है, कि कैसे आज एक पेरेंट्स अपने, उनकी आइडियोलॉजी सेट है कि उन्हें 1 बच्चा करना है, 2 बच्चे करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं करने हैं। पर जिन लोगों की मानसिकता ये नहीं है, वो सोचते हैं कि नहीं, ज़्यादा बच्चे करेंगे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो बिना सोचे समझे, बिना नॉलेज के किसी चीज़ को आगे बढ़ा दे रहे हैं, और उससे हर परिवार को, हर नागरिक को इस देश में असर पड़ता है। वो अगर इस देश की जनसंख्या बढ़ती ही रहेगी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो इस देश के उन युवाओं को, भविष्य को ख़राब करने का प्रयास करेगी, जो आज इस भारत के लिए अच्छा सोच रहे हैं और कर रहे हैं। बिल्कुल भैया, जानना चाहेंगे कि चैट जीपीटी और एआई, क्योंकि न्यू इंडिया बन रहा है और टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, तो चैट जीपीटी और एआई ये पॉलिटिक्स में किस प्रकार हेल्प कर सकती हैं? देखिए, दोनों कॉन्सिक्वेंसेज हैं, फ़ायदा भी देती है, नुकसान भी देती है। आपने इधर सोशल मीडिया इसके माध्यम से देखा होगा कि कई लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जो चीज़ कभी किसी के भले के लिए बनाई जा रही है, चीज़ों को आसान करने के लिए ये सब चीज़ें आई हैं, एक टेक्नोलॉजी है चीज़ें आसान करने के लिए, ताकि आप कह लीजिए कि पहले आप उसमें अपना क्वेश्चन डाल दीजिए, आंसर आपको खुद मिल जाता है। बिल्कुल। आपको पहले क्वेश्चन डालना पड़ता था, फिर उसमें आपको आंसर सेलेक्ट करना पड़ता था, कौन सा उपयुक्त आंसर है आपको वो चूज़ करना पड़ता था। बिल्कुल। और एआई के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो हमको वो अच्छी चीज़ दे रही है, पर इस देश में, इस विश्व में कई ऐसे लोग हैं जो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आज नहीं, वो फ्यूचर को हमारे इनसिक्योर कर रही है। और ये एक सही मैसेज नहीं है, चाहे राजनीति में हो, चाहे आप कह लीजिए कि एजुकेशन में हो। अगर आप उसका गलत इस्तेमाल, किसी चीज़ का भी आप गलत इस्तेमाल करेंगे,
तो वो आपको हानि ही देके जाएगी। आज नहीं आपको पता चलेगा, पर आगे आने वाले समय में वो आपको ज़रूर दुख देके जाएगी और कहीं ना कहीं आपका नुकसान करेगी। भैया जानना चाहेंगे कि विपक्ष हमेशा हमें इन चीज़ों से घेरता है कि ईडी, सीबीआई और न्याय व्यवस्था इंडिया की बेकार कर रही है बीजेपी सरकार। देखिए, न्यायपालिका पे सवाल उठाना, इस देश की जनता की जनसंख्या जाने बिना आप अगर न्यायपालिका पे सवाल उठा देते हैं। इस देश ने हमेशा न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थान पे रखा है और उनके आदेशों का, उनके निर्णयों का पालन किया है। चाहे वो कोई भी पार्टी रही हो, सबने उनका पालन किया है। और ये कहना बड़ा ही गलत होगा कि हमको उन पे भरोसा नहीं है, वो गलत तरीके से इस्तेमाल की जा रही हैं। तो क्या 60 साल तक जब दूसरे दल राज कर रहे थे, तो क्या तब आपने इस चीज़ को माध्यम क्यों नहीं बनाया? बिल्कुल। और रही बात ईडी सीबीआई की, तो अगर मैं कहता हूँ कि उन लोगों की जांच हो रही है, अगर आदमी सही है और गलत नहीं कर रहा है तो उसे जांच में सबका साथ बटाना चाहिए। अपना हाथ, उनकी जो मदद हो सकती है मदद करके अपने आप को क्लियर साबित करना चाहिए, अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहिए। उसमें क्या गलत है? अगर किसी के ऊपर भी जांच होती है, किसी के ऊपर भी कोई भी अगर ईडी सीबीआई या आप कह लीजिए न्यायपालिका पे आपको भरोसा नहीं रह गया, तो फिर किस चीज़ पे आपको भरोसा? 60 साल आपकी सरकार भी थी। आज जनता ये तो नहीं कह रही है कि उस समय लोगों के साथ ऐसा कई दुर्घटनाएं हुई हैं, क्या हुई हैं। अगर आप निर्दोष हैं तो आप साबित करके दिखाइए। बिल्कुल सही बात है। भैया जानना चाहेंगे कि आम तौर पे मोदी जी एक बड़े चेहरा है बीजेपी के, क्या इनके बाद, मोदी जी के जाने के बाद, कोई ऐसा बीजेपी का बड़ा चेहरा रहेगा जो प्रधानमंत्री का पद संभालेगा, और क्या जनता वो विश्वास दे पाएगी जो मोदी जी को दे रही है? देखिए, मोदी जी मेहनत करते हैं, बिल्कुल। मोदी जी लोगों के बीच जाते हैं। आज 75 साल के होने के बावजूद मुझे लगता है कि साल में वो छुट्टियां तक नहीं लेते हैं और जनता के बीच में, देश के किसी न किसी कोने पे वो आते जाते रहते हैं और लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं, एक अच्छी सोच के साथ सेवा कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं है, सारे ही नेता भारतीय जनता पार्टी के इसी सोच के साथ काम कर रहे हैं और ये ऊपर का नेतृत्व है, जो भी तय करेगा वो उनके हिसाब से, जो भी आइडियोलॉजिकली या लोगों के हिसाब से सही बैठेगा, मुझे लगता है वो इस देश का नेता बनेगा। और पूरी जनता, क्योंकि आप भाव को समझिए, देखिए जो भाव जनता का सेवा के प्रति, जो नेताओं की सेवा के प्रति बन रहा है, वो सेवा अगर कोई भी करता रहेगा तो मुझे लगता है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। आपका विपक्ष आपको क्या बोल के पुकारता होगा? अब मेरा प्रयास तो ये रहता है कि मैं लोगों से बदला ना लूं, पर कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मेरे आगे बढ़ने से अगर उनका नुकसान है तो वो डरते रहें। मैं अपना काम ऐसे ही करता रहूँगा। उनको डराने का काम, अगर उनको लगता है कि मेरी वजह से वो डरते हैं तो वो डरते रहें, उनके लिए वो चीज़ अच्छी है। और पुकारें, चाहे वो कुछ भी पुकारते रहें, मुझे उस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता है। पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आप मुझको जितना भी दबाने की, गिराने की कोशिश करेंगे, मैं उतना ही तेज़ आगे निकलता रहूँगा और एक दिन ऐसा समय आएगा कि मैं आप लोगों से बहुत आगे रहूँगा। और आप बदले की भावना से जो सोच लेकर के बढ़ रहे हैं, कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझसे आगे कोई निकल जाए तो मुझे दुख होगा। मैंने सिर्फ ये सोचा कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, अपने लोगों को कैसे मजबूत करना, अपनी जनता को कैसे मजबूत करना, अपने लोगों की सेवा कैसे करनी है। मेरा उद्देश्य वो रहा और मैं उसी उद्देश्य को जीवन भर फॉलो करता रहूँगा, उसी का पालन करता रहूँगा। अब मेरे विपक्षी अगर मेरे बारे में, मेरी सच्चाई से डरते हैं तो वो डरते रहे, मेरे लिए कोई उसका कोई ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाता। बिल्कुल। क्या पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं को 33% का आरक्षण गेम चेंजर साबित होगा या सिर्फ एक शोपीस बना रहेगा? नहीं, आप देखिए, आज कई महिलाएं हैं जो राजनीतिक में, मतलब राजनीतिक फील्ड में एक्टिव हैं, अच्छा कर रही हैं। और देश की प्रथम नागरिक हमारी आदरणीय राष्ट्रपति महोदय भी महिला हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक सोच की बात है जो इस बिल को प्रोजेक्ट किया गया, इस बिल को रखा गया है। देखिए, हर आदमी, हर व्यक्ति, एक राजनीतिक व्यक्ति ये सोचता है कि वो राजनीति में सुबह से लेकर शाम तक, अपनी राजनीति की शुरुआत से लेकर अंत तक वो बना रहे।
पर ये संभव नहीं है। अगर आप बुरा करेंगे, जनता का नुकसान करेंगे, जनता के लिए खड़े नहीं होंगे, तो जनता आपको हटाने का काम करती रहेगी। और जो ये बिल पेश हुआ है वो कभी भी एक शोपीस बन के नहीं रह जाएगा। आगे आने वाले चुनाव में इसमें महिलाओं को जो फ़ायदा मिलेगा, महिलाओं के लिए आवाज़ उठाने के लिए लोग खड़े होंगे। मेरी माताजी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं एक सामान्य सीट पे। उन्होंने लोगों के, महिलाओं के अंदर एक विश्वास रहता है कि हम उनसे मिल करके अपने सुख दुख की बात कर सकते हैं, अपनी समस्याएं उनसे दूर करा सकते हैं। तो महिलाओं का आरक्षण इस देश में के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा कि इस देश में महिलाएं उठ करके अपनी आवाज़ रख सकेंगी। और महिलाएं, एक माँ के अंदर जो पीड़ा होती है, एक प्यार होता है, वो कहीं ना कहीं इस देश में हम लोगों के अंदर भी शायद वो पीड़ा प्यार नहीं होगा अपने बच्चों के प्रति जो एक माँ के अंदर होती है। तो भारत माता कहा जाता है, जैसे आप सुनते होंगे कि भारत माता है, तो भारत माता ने सींचने का काम किया है अपने हर एक नागरिक को, व्यक्ति को। वैसे ही देश की महिलाएं जब आरक्षण पा करके संसद में, विधानसभा में या कहीं भी बैठेंगी तो वो इस देश को बढ़ाने के लिए अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ाएंगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। थोड़ा सा समय आपका और लेंगे भैया। वक्फ बिल अभी पास हुआ है जल्द में ही, और इससे विपक्ष हमेशा भड़का रहा है मुस्लिम को कि ये आपके विरुद्ध है, ये आपके पक्ष में बिल नहीं पास हुआ है। इसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने कहा ना कि आप किसी चीज़ का भी नेगेटिव एस्पेक्ट निकाल सकते हैं, किसी चीज़ का भी पॉजिटिव एस्पेक्ट निकाल सकते हैं। कोई बिना पढ़े, बिना सोचे समझे, सिर्फ एक जात धर्म को राजनीति का एक एंगल दे करके आप बढ़ाना चाहते हैं। कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो हम लोगों से भी जुड़े हैं, वो इस बिल से काफ़ी खुश हैं ताकि उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा सके जिसकी वजह से ये कह लीजिए कि डेवलपमेंट रुका हुआ था। बिल्कुल। आज उस डेवलपमेंट को अगर एक पेस मिल रही है, एक स्पीड मिल रही है, तो क्यों लोग उसके पीछे पड़े हैं। कई मुस्लिम परिवार हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रोग्राम करा है, उसमें हम लोग तो जिले स्तर की बात कर रहे हैं, तो जिले स्तर में काफ़ी भारी संख्या में लोगों ने आके उसका समर्थन किया। तो इस देश में कुछ लोगों की वजह से ये देश नहीं चल सकता। इस देश में सबको लेकर के चलना पड़ेगा, तभी ये देश आगे बढ़ सकेगा। बीजेपी में सबसे समझदार नेता कौन? राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे, सुनना चाहते हैं कि आप लोकप्रिय की उससे? दोनों सही बता दीजिए। देखिए, जो व्यक्ति मेरे आइडियोलॉजिकली अगर मैं बात करूँगा तो नरेंद्र मोदी जी अगर इस उम्र में इतना काम कर रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं, आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे तो घर बैठ के भी सारी चीज़ें कर सकते हैं, पर अगर देश का प्रधानमंत्री अपनी जनता के बीच में जा करके इस उम्र में भी काम कर रहा है तो मेरे लिए वो लोकप्रिय नेता है। दूसरा उत्तर? राजनीतिक दृष्टिकोण से करेंगे तो अमित शाह जी को मैं इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने जो लॉयल्टी के साथ इस देश में भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ को मजबूत करने का काम किया, वो शायद आज तक कभी नहीं हुआ है। और आज भारतीय जनता पार्टी इस विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। तो सिर्फ उनकी मेहनत से अगर आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही संघर्षशील नेता हैं, जो मुझे लगता है कि वो शायद सोते भी, मैंने कई लोगों से सुना है, बिल्कुल, क्योंकि उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं था, पर मैंने लोगों से सुना है कि वो जब उत्तर प्रदेश में प्रभारी के तौर पर यहाँ पर थे तो वो दिन में 4 से 5 घंटे सोया करते थे और उनको जहाँ भी जगह मिल जाती थी, चाहे वो ज़मीन पर गद्दा लगा करके सोने का काम भी उन्होंने किया। तो ऐसे नेता की हमारे देश को ज़रूरत है, जो अब देखिए विपक्ष का काम है उन पे उंगली उठाना। उन्होंने उनके जितने भी पुराने चीज़ें, आज विपक्ष कहता है कि नरेंद्र मोदी जी चाय बेचते थे, तो हम अगर अपना पास्ट देख के चलेंगे तो मेरा पास्ट भी कोई ना कोई कमी या कोई, भाई उन्होंने चाय बेची, अपने परिवार को पालने के लिए चाय बेची और कोई गलत नहीं किया। आज वो देश के प्रधानमंत्री है, तो आपको अपने देश की गरिमा बरकरार रखने के लिए, ताकि दूसरा देश हमारे देश पे उंगली ना उठा सके कि अंदर ही इतनी कला है कि कोई किसी के रोज़गार पे भी अगर आप हमला करोगे। आज उनके कई भाई हैं, उनकी बहनें हैं, आप देखते होंगे हमारे आदरणीय योगी जी के परिवार उत्तराखंड में रहा है, तो कोई भी ऐसा परिवार है, कोई भी ऐसा भाई है, उनके परिवार का सदस्य ऐसा नहीं है जो इस देश में लूट मचाने का जिसने काम किया हो। सब साधारण तरीके से रह रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी में, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है। उन्होंने अपने को नहीं, अपने परिवार को नहीं, और
पूरे देश को बढ़ाने का काम किया है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों की हमें सराहना करनी चाहिए, और जिन लोगों के अंदर देखिए राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो पक्ष का काम है अपनी पक्ष रखना, और विपक्ष का काम है उस चीज़ की कमी निकालना। बिल्कुल। तो वो होता रहेगा, कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं है, वो जीवन भर चलती रहेगी। बिल्कुल। कुछ प्रश्न का एक लाइन में उत्तर चाहेंगे आपसे। जी। बेहतर नेता कौन, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? योगी आदित्यनाथ। बीएसपी में सबसे चालाक नेता कौन था जब आप थे उसमें? देखिए चालाकी किसी ने नहीं की, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊंगा। लोगों ने मदद की उस समय, और एक पार्टी कार्यकर्ता, मैं जिस पार्टी में था उस समय, तो मेरे साथ किसी ने ना चालाकी की, ना कोई ऐसा व्यवहार किया कि जिससे मैं ये कह सकूँ कि कोई चालाक था। बिल्कुल। राजनीति में दोस्ती ज़्यादा या चालबाजी? दोस्ती। वो जीवन भर आपके साथ खड़े रहते हैं, आपके संघर्ष में आपके साथ रहते हैं, आपके दुख में आपके साथ रहते हैं, आपके सुख में आपके साथ रहते हैं। अगर दोस्ती का साथ लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो मैं जैसे पहले भी मैंने कहा कि आप सच को लेकर चलिए, अपने लोगों को मजबूत करके चलिए, अपने दोस्तों को मजबूत करके चलिए, एक टीम को अच्छा लेकर के चलिए, आप एक अच्छे नेता ज़रूर साबित होंगे। शशांक सिंह शेखर अगर राजनीति में ना होते तो आज क्या कर रहे होते? मुझको नहीं पता, डेस्टिनी तय करेगी। मैं स्पोर्ट्स में अच्छा था, कभी ये नहीं सोचा कि कुछ खेलूँगा। मुझको ये पता था कि मेरे को अपने परिवार को संभालना है, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी जब मैं छोटा था तभी मेरे ऊपर आ गई थी। तो मेरा सिर्फ ये उद्देश्य रहा कि मेरे को अपने परिवार को कैसे खुश करना है, उनके लिए ही मेरा जीवन है, उनके लिए मैंने अपना समर्पित कर दिया था। तो उसके लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़ता, चाहे छोटा काम होता, बड़ा काम होता, कुछ भी करना हो तो मैं करता। एक नेता जिसे आप डिबेट करके हराना चाहें? अब अभी हम लोग का स्तर इतना बड़ा नहीं है। मैं धीरे धीरे, जैसा भी अगर उस आइडियोलॉजिकली अगर हम लोग मैच नहीं करेंगे, जो भी मैं सच का साथ दे करके जो भी मेरे सामने बैठेगा, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि सच को लेकर आगे चलने का काम करेंगे, और अगर हम सच का साथ देंगे तो मुझे लगता है हराना किसी को भी संभव है। बिल्कुल। जानना चाहेंगे कि यूपी का अगला मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? योगी आदित्यनाथ। पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा झूठ क्या होता है? किसी को अंधेरे में रखना कि हम आपके साथ हैं। क्या बात है। सत्ता या सेवा? सेवा। राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल, कौन ज़्यादा एंटरटेनिंग? दोनों लोग अपने अपने फील्ड में एंटरटेन करते रहते हैं, और इस देश को एंटरटेनमेंट भी चाहिए, और वो हम लोग को मिलता रहता है। हर कुछ दिनों में वो दोनों लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं कि इस देश की जितनी भी जनता है वो कहीं ना कहीं एंटरटेन होती रहती है। राजनीति में उतरना क्या ये बचपन से ही एक आदत थी, या पिताजी के डेथ के बाद आपने सोचा कि हम राजनीति करते हैं? देखिए, हम लोगों को राजनीति से भी दूर रखा गया। मेरे पिताजी की सिर्फ ये इच्छा थी कि हम लोग अच्छा पढ़ें, तो इसी के लिए हम लोग की पूरी स्कूलिंग देहरादून से हुई, मेरे भाई की भी स्कूलिंग वहीं से हुई। और उन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि एक पिता की ज़रूर इच्छा होगी कि, क्योंकि हम लोग ज़्यादा समय भी उनके साथ नहीं बिता सके, पर उनकी ज़रूर इच्छा रही होगी कि कोई ना कोई मेरा बेटा ये फ़र्ज़ उठाए जो उन्होंने जनता की सेवा की है, उसको आगे बढ़ाने की जो परंपरा वो चाहते ज़रूर रहे होंगे। पर जिस समय तक वो थे, उन्होंने कभी हम लोगों को ना राजनीति में आने दिया, ना हम लोगों को ऐसे एटमॉस्फेयर दिया कि हम लोग लोगों के सुख दुख के लिए काम कर सके। उनकी सिर्फ ये इच्छा थी कि अभी मेरे बच्चे अच्छा पढ़ लें। हम लोग स्पोर्ट्स में अच्छे थे दोनों भाई, उनकी ये इच्छा थी कि हम लोग जो भी कर रहे हैं मन से कर रहे हैं, और उन्होंने कभी हम लोगों के ऊपर किसी चीज़ का दबाव नहीं डाला। वो सिर्फ ये चाहते थे कि आप लोग की जो इच्छा है आप लोग अपने मन से करते रहिए। तो राजनीति में आना कभी स्टार्टिंग से ना मेरी इच्छा थी, और कहते हैं कि डेस्टिनी आपको वहाँ लेके जाती है। जब मैं पहली बार ग्रेजुएशन के बाद जब मैं लखनऊ आया, लखनऊ में 2014 में एक दादाजी के साथ एक कार्यक्रम में गया, फिर धीरे धीरे लोगों से मुलाकात हुई, उनका प्यार देखा, वो जो मेरे परिवार के प्रति उनका प्यार सम्मान था, वही मुझको राजनीति में खींच के लेके गई। और अगर ये बात सही है कि हाँ राजनीति खून में होती है, तो कहीं ना कहीं मेरे खून में थी, पर एक चिंगारी चाहिए थी उसको जलाने के लिए। वो जब मैं जनता के बीच में गया, जो प्यार सम्मान मिला, वही चिंगारी
आज मुझको इस मुकाम पर लाकर उसने मुझे खड़ा किया। भैया जानना चाहेंगे कि आपके पिताजी हैं 2 बार विधान परिषद के सदस्य रहे, तो भैया ऐसी कोई यादें हैं जो आज भी याद आती हैं आपको पिताजी के साथ की? बहुत सी यादें, हम लोग बहुत छोटे थे उस समय जी। और हम लोग जब भी छुट्टियों में घर वापस आते थे, क्योंकि बोर्डिंग में रहे स्टार्टिंग से, मैं और मेरा मतलब छोटा भाई, और जब भी हम लोग आते थे तो क्योंकि क्षेत्र में रहना मुझको आज भी याद है कि वो हम लोग के लिए समय निकालते थे। जहाँ भी हम लोग कह दे कि हम लोग को कहीं खाने जाना है या कहीं घूमने जाना है, तो वो कोशिश ये करते थे। ज़्यादातर हम लोग की धार्मिक ट्रिपें रहती थी, वो कहीं ना कहीं हम लोग को शुरुआत से उनकी ये, हम कह लीजिए कि उनकी ये इच्छा भी थी कि हम लोग धर्म के प्रति आगे बढ़ते रहें और धर्म को अपने आप से कभी दूर ना करें। तो ज़्यादातर हम लोग जाते थे तो कहीं दर्शन करने चले जाते थे, और उन्हीं 4-5 दिनों की जब हम लोग बाहर निकलते थे तो वही सब यादें हैं कि अब वो कहीं ना कहीं हम लोग को भी बुरा लगता है कि आज वो हम लोग के बीच में नहीं हैं। वो यादें, इतने छोटे में हम लोगों ने उनको खोया। तो बस वही यादें हैं जो कुछ हम लोग के जहन में हैं। हम लोग कभी ना कभी जब अकेले बैठते हैं तो कहीं घूमने जाते हैं तो उनकी याद ज़रूर आती है कि आज वो होते तो हम लोग शायद एक परिवार की प्रति जो जिम्मेदारी आज हम लोग की है, उस जिम्मेदारी को वो निभा रहे होते और हम लोग एक बेटे के रूप में ही मतलब कह लीजिए कि टेंशन फ्री घूम रहे होते या टेंशन फ्री अपना काम कर रहे होते बस। और उनकी याद वो कभी मतलब समझ लीजिए कि ना कभी उनकी याद हम लोगों के से जा सकती है, और उनको हमेशा हम लोग याद करते रहते हैं। 5 सितंबर को उनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम हम लोग भव्य रूप से गरीबों में स्कॉलरशिप भी बांटते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना सम्मान लोगों को किया जा सके। जो उन्नाव ज़िले के टॉपर्स हैं उनका, हर बोर्ड के टॉपर्स का हम लोग सम्मान करते हैं और दक्षिणा देते हैं, लोगों को, गरीबों को भोजन करवाते हैं। तो जितना हम लोगों के एक बेटे के प्रतिपेक्ष से देखें कि एक बेटा जो भी अपने पिता के लिए कर सकता है वो हमारे लिए तो कम है, पर पूरी कोशिश रहती है उसको हम लोग बढ़ा चढ़ा करके उसको अच्छे से अच्छा, ताकि उनकी याद जो पूरा उन्नाव जनपद करता है, आज भी उनको गए हुए करीब 24 साल हो गए हैं और पूरा उन्नाव जनपद उन्हें याद करता है। तो वो हम लोग के लिए एक सम्मान का सीढ़ी है जो हमको रोज़ मिलती है। उसके लिए मैं हमेशा उनको याद करता रहता हूँ और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उनके जैसा तो नहीं बन सकते, पर कोशिश ये पूरी रहेगी कि जो उन्होंने सपने देखे थे उन्नाव के लिए, अपने लोगों के लिए, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शशांक जी, आप अपने पिता के बेटे होने का काफ़ी अच्छे से फ़र्ज निभा रहे हैं। जानना चाहेंगे कि सितंबर का वो हादसा जो किसी का भी दिल दहला सकता था, उसके पीछे की क्या कहानी रही होगी? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग मैं उस समय 7th क्लास में था। ओके। आज लगभग 2004 में उनकी हत्या हुई थी और 2004 से लेकर आज तक ये हम लोगों के लिए भी, कह लीजिए पूरे परिवार के लिए, देखिए जिसका कुछ खोया होता है दुख उसको होता है, पर मुझे लगता है कि आप अगर उन्नाव कभी जाइएगा और उनका जिक्र कीजिएगा तो मुझे लगता है कि वो पूरे उन्नाव ने खोया, पूरा उन्नाव ने प्यार करता था, सम्मान देता था। और आज भी 20 साल बाद भी जो प्यार सम्मान वो हमको देता है, तो मुझे लगता है कि वो सम्मान वो हमको नहीं उनको ही दे रहा है। तो परिवार ने तो खोया है, साथ साथ उन्नाव ने भी बहुत कुछ खोया है। आज भी उन्नाव में कई लोग ऐसे मिलते हैं वो जो कहते हैं कि उन्नाव को, उनका सपना था कि उन्नाव को कहीं अलग पहचान दिलाने का। तो हम लोग सिर्फ एक प्रयास कर रहे हैं कि कैसे उनके सपने को पूरा कर सके। और एक परिवार के लिए क्षति किसी के जाने की, एक पिता के जाने की तो हमेशा बनी रहेगी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो वो उनका प्यार था हम लोगों के लिए, वो हम लोग ज़रूर महसूस करते हैं कि क्योंकि इतनी कम उम्र में हम लोगों ने इतना बड़ा हादसा सहा है, मेरे पूरे परिवार ने। क्योंकि मेरे दादाजी के वो इकलौते बेटे थे, मेरी 2 बुआएं हैं, पर मेरे परिवार ने, मेरे दादाजी ने हमारे पूरे परिवार को संभाला। मेरी माताजी के अंदर इतनी शक्ति दी ईश्वर ने कि उन्होंने हमारे परिवार को कभी
कोई दुख कष्ट नहीं दिया। और भगवान की प्रभु की इच्छा है कि आज हम लोग इस स्तर पे हैं, तो वो कहीं ना बिल्कुल। कहीं पिताजी का आशीर्वाद है। और उस रात को क्योंकि हम लोग बहुत छोटे थे, तो एक बेटा अगर कुछ खोता है तो मुझे लगता है कि अगर वो होते तो हम, अगर कोई भी छोटी चीज़ हम लोगों से छिनती थी या हटती थी तो उनको दुख होता था। तो वहीं अगर आप देखेंगे तो उनका ना रहना भी हम लोग के लिए एक दुख की ही घड़ी है कि आज वो हम लोग के बीच में नहीं है। पर बिल्कुल। मुझे लगता है कि हम लोग के साथ रहते हैं, अपना आशीर्वाद देते रहते हैं और शक्ति देते हैं कि हम लोग जो उनके पद चिन्हों पर चल रहे थे वो ऐसे ही चलते रहे। बहुत सुंदर। भैया जानना चाहेंगे कि जब पिताजी की हत्या हुई तो उस समय एक बेटे के मन में तो बदले की भावना, जलस, न्याय की और साथ ही राजनीति जो इतना बड़ा पिताजी ने मॉडल बना दिया था, उसमें से क्या चीज़ आपके मन में सबसे ज़्यादा रही होगी? देखिए, सरकार पे भरोसा था उस समय कि सरकार कहीं ना कहीं मदद करेगी, क्योंकि वो मौजूदा एमएलसी थे। बिल्कुल। हम लोग बहुत छोटे थे। आज भी अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कहीं से भी ये चीज़ निकल के आती है कि उनके हत्या के पीछे अगर किसी की भी साजिश रही होगी, तो ये स्वभाव नहीं है मेरा, पर उनके लिए अगर कुछ भी कर गुजरने की अगर जो क्षमता है, मैं उनकी ही वजह से आज इस दुनिया में हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर मुझे कहीं से भी कोई चीज़ पता चलती है, क्योंकि वो एक दुर्घटना, लोगों का कहना है वो एक दुर्घटना थी, बिल्कुल। कुछ लोगों को कहना है कि षड्यंत्र था। पर जैसे हम लोग को क्षेत्र में रहते हैं, लोगों के द्वारा पता चलता है कि वो जिन जिन लोगों के द्वारा षड्यंत्र रचा गया था, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भावना मेरे अंदर है कि उनका नुकसान करने की, मैं कोई किसी की हत्या करने का या वैसा संकल्प नहीं लेके चलता हूँ, पर जो नुकसान मेरे परिवार को हुआ वो नुकसान मैं दूसरे को देना चाहता हूँ। बिल्कुल। ये एक बेटे का धर्म है और मैं इससे कभी पीछे नहीं हटूंगा। जानना चाहेंगे कि आपके दादाजी की राजनीति सोच और काम करने का तरीका आपको किस प्रकार प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए? देखिए, मेरे दादाजी रेलवे में एम्प्लॉय थे। ओके। रिटायरमेंट के बाद जब मेरे पिताजी की हत्या हो गई थी 2004 में, तो पार्टी ने, उस समय समाजवादी पार्टी में थे, जी। तो समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया। उनकी एक पिता ने अपना बेटा खोया था, बिल्कुल। तो उनकी कोई राजनीतिक इच्छाएं नहीं थी। उन्होंने कभी भी राजनीति में ना हस्तक्षेप रखा, ना पिताजी को कभी रोका टोका। वही सिद्धांत आज भी चले आ रहा हमारे घर में कि हमारे परिवार में अगर आपकी कोई इच्छा है तो लोग साथ देने का काम करते हैं। हमारी परिवार में कभी किसी को टोकने का या किसी को रोकने का प्रयास ना मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी के ऊपर किया, ना मेरे पिताजी ने हमारे ऊपर किया, या ना मेरी माताजी ने या दादाजी ने हम लोग के ऊपर किया। बिल्कुल। बस एक परिवार के नाते, क्योंकि छोटे हैं, इतना बड़ा दुख उन लोगों, मेरे परिवार ने सहा है, तो उनका प्रयास रहता है कि हम लोग सुरक्षित रहें, ठीक रहें, और इसी के लिए उनके अंदर चिंता बनी रहती है। और मेरे दादाजी ने सिर्फ उनका कार्यकाल पूरा किया, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, पर उन्होंने भी कोशिश ये की कि जो मेरे पिताजी के सपने थे उन्नाव जनपद के विकास के लिए जो वो देख रहे थे, बस उसमें उनकी एक सहभागिता रही। 5 साल का टेन्योर उन्होंने भी उनका बचा था मेरे पिताजी का, जी। तो वो पूरा उन्होंने किया। उसके बाद क्योंकि उनकी उम्र भी हो गई थी, 68 साल के हो गए थे उस समय, तो जब एक व्यक्ति राजनीतिक नहीं होता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसकी ये इच्छा होती है कि जो अगली पीढ़ी है जो इसमें संघर्ष कर रही है या जो लोगों के साथ कंधा मिला करके चल सकती है, उनको, उन्होंने हम लोग को आगे करने का काम किया। और हम लोग उन्हीं की वजह से आज आगे आए, लोगों के बीच में जा रहे हैं। क्योंकि जब वो क्षेत्र में जाया करते थे दादाजी हमारे, तो हम लोग उनके साथ जा करके वो देखते थे, जो सम्मान प्यार लोग देते थे, वही हमको प्रेरणा देती थी कि आप लोगों को, हम लोगों को क्षेत्र में रहना है, लोगों के सुख दुख में शामिल होना। मेरा प्रयास, मैं 2017 में चुनाव लड़ा, उसके बाद मैं जब हारा, उसके बाद भी मैं निरंतर क्षेत्र में बना रहा। मैंने कभी भी, जब भी कुछ भी रहा, किसी के सुख दुख में शामिल होने की बात रही, किसी के लिए मदद करने की बात हुई, तो मैं कंधे से कंधा मिला करके अपने हर उन्नाव जनपद वासियों के साथ खड़ा रहा। बिल्कुल, बहुत सुंदर। भैया जानना चाहेंगे कि साक्षी महाराज से मुलाकात आपकी पहली कब हुई और क्या वो मुलाकात में आपको ऐसा प्रेरित किया राजनीति में आने के लिए? नहीं, आप ये कह लीजिए कि 2014 में जब आदरणीय साक्षी महाराज जी हमारे यहाँ उन्नाव जनपद से चुनाव लड़ने आए, तो मेरे पिताजी का उनसे संबंध था, अच्छा संबंध था। और जब वो पहली बार आए थे, तो
उन्होंने हम ही लोगों से संपर्क किया, बिल्कुल। क्योंकि मेरे पिताजी से उनका बहुत अच्छा संपर्क था। दोनों के बीच एक गुरु शिष्य की मित्रता भी थी। तो उन्होंने जब हमको प्रेरणा दी कि आपको अब राजनीति में आना चाहिए, अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करना चाहिए और हम लोग की मदद करनी चाहिए ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सके। और हम लोगों ने भी निस्वार्थ उनकी मदद की। पहले दिन से लेकर जब तक चुनाव का रिजल्ट परिणाम घोषित नहीं हुआ तब तक उनके साथ खड़े रहे, कंधे से कंधा मिला करके। और जहाँ भी पार्टी द्वारा या उनके द्वारा आदेश किया गया, हम लोगों ने पूरा किया कि जहाँ भी जिस तरीके से उनकी मदद कर सकते थे, मेरे और मेरे पूरे परिवार ने उनकी मदद की। और उस समय वो करीब 3-3.5 लाख वोट के मार्जिन से उन्नाव जनपद में ऐतिहासिक जीत भी उन्होंने दर्ज की थी। तो उन्होंने मेरे को, कह लीजिए कि उन्होंने मुझे एक स्टार्टअप दिया कि मैं लोगों के बीच में जो मैं कभी कभी जा रहा था, सुख दुख में पहुंच रहा था, उनकी जब उन्होंने आग्रह किया तो मेरी माताजी ने कहा कि अब जाके लोगों की सेवा करो और धीरे धीरे राजनीति सीखो कि कैसे जो पिताजी ने क्या बनाया है उसको कैसे आपको निभाना है। उस पर बस एक कह लीजिए कि मुझे स्टार्टअप मिला कि मैं बिल्कुल। उनकी वजह से, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ, अपने परिवार का सम्मान बचा पा रहा हूँ, अपने परिवार की रक्षा कर पा रहा हूँ। बस मेरे लिए उससे बढ़ के और कोई चीज़ नहीं है। भैया जानना चाहेंगे कि पिताजी के जाने के बाद अक्सर जिम्मेदारियां बड़े बेटे पे ज़्यादा बढ़ जाती है, वो जिम्मेदारी आप कैसे निभाई अपने परिवार के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने छोटे भाई के लिए? कह लीजिए कि जब मैं छोटा था, मैं 7th क्लास में था उस समय। बिल्कुल। और 7th के बाद जब मैंने अपना 12th कंप्लीट किया तो हम लोग की इच्छा थी कि हम लोग, क्योंकि घर वालों ने हमेशा हम लोग को अच्छा पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देने के लिए सोचा था, तो मेरा पुणे में सिम्बोयसिस में एडमिशन हो गया था। मेरे दादाजी के अटैक पड़ा था जब हमारा लास्ट पेपर 12th का बचा हुआ था। तो जब मैं लखनऊ आया था जी, तो मैंने देखा कि मेरे परिवार के पीछे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं खड़ा है जो मेरे परिवार को वो संबल प्रदान कर सके जो एक बेटे को करना चाहिए। तो उस दिन से आज का दिन है, मुझसे जहाँ भी हो सकता है कि मैं अपने परिवार को खुशियाँ दे सकूँ, अपने परिवार के लिए खड़ा हो सकूँ, मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि मैं अपने अपने दादाजी दादी, जहाँ जिसके सुख के लिए जहाँ भी मैं, मुझसे जितना भी हो सकता है, मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि मेरे लिए अपने परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने परिवार को हमेशा खुश रख सकूँ। और एक जो मेरे दादाजी ने अपना बेटा खोया तो, और मैंने अपना पिताजी खोया, तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं उनके बस एक बेटे के रूप में उनको उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं जो उन्होंने अपने लिए कभी देखी सोची होगी। बिल्कुल। भैया जानना चाहेंगे कि जब आपने बसपा से भगवंत नगर सीट का चुनाव लड़ा, उसके बाद हृदय नारायण दीक्षित से जब आपको हार मिली, उसके बाद आप अपने आप को कैसे बूस्टअप किए और कैसे दोबारा एक नई रणनीति के साथ चुनाव लड़ने का प्रयास किया? देखिए 2017 में जब मैं चुनाव लड़ा था, मैं करीब 25 साल और 40 दिन का रहा हूँगा। कह लीजिए कि आई वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट कैंडिडेट एट दैट टाइम। और चुनाव देखिए जब लड़ते हैं तो कोई ना कोई जीतता है, कोई हारता है। मैंने अपने पहले चुनाव से, मुझे लगता है कि मेरे लिए वो हार ज़रूरी थी कि मैंने बहुत कुछ सीखा उस चुनाव से। बिल्कुल। लोग पहला चुनाव हारने के बाद कुछ लोग राजनीति छोड़ देते हैं, कुछ लोग सिर्फ चुनाव पे दिखते हैं, पर मैंने कभी क्षेत्र नहीं छोड़ा, अपने लोगों को नहीं छोड़ा। और मुझसे जो भी प्रयास हो सकता था कि अपने लोगों की जहाँ पर भी मैं मदद कर सकूँ, मेरा पूरा प्रयास रहा कि मैंने उनकी मदद करने का काम किया। और वो जो पहली हार थी, मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो मेरे लिए कहीं ना कहीं वो फ़ायदा दे के गई है, मुझको ये सिखा के गई है कि कहाँ मेरी क्या गलतियाँ थी, कौन मेरा अपना था, कौन मेरा पराया था। लोग समय के साथ कैसे बदलते हैं। जिन लोगों की मदद की गई, जिन लोगों के लिए मेरे पिताजी ने ज़मीन आसमान एक किया, आज उन्हीं लोगों ने किसी कारणवश, राजनीतिक व्यक्ति अपना स्वार्थ दिखता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर हर चीज़ कुछ सिखा के जाती है। तो मैं कहता हूँ कि मुझे वो पहला चुनाव बहुत कुछ सिखा के गई। बिल्कुल। और उसके लिए मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि मैं हारा ज़रूर, पर लोगों की उम्मीदों पे कभी नहीं हारा, उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। तो मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। भैया जानना चाहेंगे 2019 में जब उन्नाव से भाजपा को आपने जितवाया,
तो वह पल आपके लिए कितना ख़ास था, और जब आप बीजेपी में शामिल हुए तो वो पल कितना ख़ास था? देखिए, सिर्फ ये कहना कि मेरी वजह से पार्टी जीती हो, ये गलत बात है। सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी जनता ने मेहनत की। बिल्कुल। एक छोटा सा प्रयास था, जो लोग मुझसे जुड़े हुए थे पूरे जनपद में, क्योंकि पूरे मेरे पिताजी पूरे जनपद का काम किया करते थे, और वही मैंने भी संकल्प किया। मैं भले ही भगवान नगर से चुनाव लड़ा था, पर मैं पूरे क्षेत्र में, पूरे उन्नाव जनपद में जहाँ भी मुझको या मेरे परिवार को लोग याद करते हैं, हम लोगों ने पहुँचने का काम किया। और वही लोग हम लोग की हिम्मत शक्ति हैं, जिन्होंने 2019 में भी मदद की, 2024 में भी मदद की, 2022 में भी मदद की। तो ये कहना गलत होगा कि मैंने अकेले जिता दिया या पार्टी से बढ़कर मैं हूँ, मैं नहीं हूँ। एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने भी काम किया, और आज उसी पार्टी ने मेरे परिवार को सम्मान दिया है, तो मैं उसके लिए पार्टी का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी, मेरे परिवार के, मेरे पिताजी पहली बार भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे, बिल्कुल। और उनका सम्मान आदरणीय कल्याण सिंह जी ने किया। और हम लोग के संबंध थे। संबंध होना किसी भी पार्टी या किसी दल में बड़ी बात नहीं है, लोगों का संबंध बनता है। पर अगर किसी पार्टी ने आपके लिए किया, तो मैं कभी ये इनकार नहीं करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझको, मेरे परिवार को बहुत कुछ दिया है। मैं इसके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, और पार्टी के हित के लिए जो भी होगा मैं करने के लिए तैयार रहूँगा। बिल्कुल। आपने अपनी माँ को फतेहपुर 84 से चुनाव लड़वाया, और केवल 7 दिन में वो जिला पंचायत का चुनाव आपने जीत लिया। भैया, इसको पीछे सबसे बड़ी रणनीति क्या रही होगी? कि ये 7 दिन का चुनाव प्री प्लान्ड था, ये कोई बड़ी रणनीति थी आपकी? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ उन्नाव जनपद में जब जिला पंचायत के चुनाव घोषित हुए थे, तो हमारे यहाँ एक विधायक थे कुलदीप सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष थी, वो उस सीट से लड़ रही थी। फिर किन्हीं कारणवश उनका टिकट पार्टी ने काटा, और उस समय के मौजूदा जिला अध्यक्ष थे हमारे राजकिशोर रावत जी। उन्होंने अप्रोच किया कि कोई ऐसा क्षत्रिय परिवार जो उन्नाव जनपद में लोगों की मदद कर सकता हो, सक्षम परिवार हो। तो उन्होंने हमें अप्रोच किया। लगभग मुझे लग रहा है नामांकन का आखिरी दिन बचा था, एक दिन पहले उन्होंने अप्रोच किया कि हम लोग चाहते हैं कि आप उस क्षेत्र से चुनाव लड़ें। क्योंकि अब देखिए, वो बांगरमऊ में लगता था, वो एरिया जो फतेहपुर 84 तृतीय सीट थी, वो बांगरमऊ में लगती थी, और उस क्षेत्र में मेरा बहुत कम आना जाना था, बहुत कम लोगों से जुड़ाव था। तो वो एक नई चुनौती थी हम लोग के लिए। पर कहते हैं, जब ऊपर वाला आपको कोई रास्ता दिखाता है, तो आपको उस रास्ते पे चलना चाहिए। परिणाम देना उनका ऊपर वाले के हाथ में रहता है, हमारे हाथ में मेहनत लिखी होती है, कर्तव्य लिखा होता है। तो हम लोगों ने उसी का पालन किया कि कुल 7 दिन हम लोग को मिले, और उन 7 दिनों में हम लोगों ने कोई ऐसी रणनीति नहीं बनाई। जो पुराने लोग थे, मेरे पिताजी ने इतनी सेवा की थी वहाँ पे, करीब 17-18 हज़ार मुस्लिम वोट बैंक था। आदमी कहता है कि मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं देता है, पर मेरे पिताजी ने उनके लिए इतना किया था, और उन्होंने वही प्यार सम्मान मुझको भी लौटा। मेरी माताजी जब चुनाव लड़ी, तो लगभग हम लोग 8,000 वोट से जीते। 40,000, उसमें करीब 33,000 वोट पड़े थे, उसमें से हम लोग 8,000 के मार्जिन से सिर्फ जीते थे। तो कहीं ना कहीं सबका प्यार आशीर्वाद हम लोग को मिला था। कोई रणनीति ऐसी नहीं थी, सिर्फ मेहनत की, लोगों के बीच जा कर के। कोविड का दौर था, उस समय भयानक लोग कोविड से नुकसान झेल रहे थे, पूरा देश कोविड की चपेट में था। तो हम लोगों ने सिर्फ मेहनत की, लोगों से जुड़ने का काम किया, निस्वार्थ सेवा करने का। उनको अपने पिताजी ने, जो मेरे पिताजी ने किया था उनके लिए, बस सिर्फ ये याद दिलाया, और कोई ऐसी रणनीति नहीं थी। आप साफ दिल से अगर राजनीति में उतरेंगे, तो मुझे लगता है किसी रणनीति की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ मेहनत करते रहिए। और मेरे परिवार ने मुझे संस्कार दिए कि आप मेहनत करिए, ऊपर वाला सब देखता है, वो सब तय करके बैठा है कि आपको क्या मिलना है, आपको कब क्या मिलना है, क्या देना है, वो सब। मेरी सिर्फ इतनी इच्छा है कि मैं सिर्फ मेहनत करता रहूं, और ऊपर वाला जब देगा उसको स्वीकार किया जाएगा। आपके इस उत्तर के साथ अगर हम ये कहना चाहें कि एक बेहतर बेटा और एक बेहतर रणनीतिकार और एक बेहतर राजनेता, तो इसमें से कोई बुरा नहीं है, क्योंकि आपने जैसे अपना फ़र्ज़ निभाया एक बेटे के लिए, जैसे एक बेहतर रणनीति तैयार की अपनी माँ को चुनाव जिताने में, और एक बेहतर नेता बन के आए, वो कहीं ना कहीं आपके परिवार की छवि और आपके पिताजी की छवि आपको दिखाता है। क्योंकि 7 दिन के अंदर चुनाव जीत पाना, ये आपको भी लगता है कि ये डिफ़िकल्ट होता है? नहीं, देखिए, डिफ़िकल्ट होता है बिल्कुल। पर आपके संस्कार जो आपको मिले हैं, आपकी पढ़ाई जो हुई है,
उसमें हम लोग जब राजनीति में उतरे थे तो सबको लेके चलने का जो हम लोग का प्रयास था, कभी हम लोगों ने नहीं सोचा कि कोई गरीब है, कोई किसी दूसरे जात या धर्म का है। प्रयास रहता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब हम लोग स्कूल में हम लोग का एडमिशन होता है तो कभी हम लोग ये नहीं पूछते हैं कि सामने वाला जो हम लोग का दोस्त बनता है उससे कभी हमने ये नहीं पूछा कि आप किस जात के हो, आप किस धर्म के हो। वो दोस्ती निस्वार्थ उस समय पे हो जाती है। तो संकल्प हम लोग का वही था कि सबको लेकर के चलने का। मेरे पिताजी ने भी कभी भी उन्नाव जनपद में किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो कोई आपको ये नहीं बताएगा। कई छोटे लोग हैं, कई बड़े लोग हैं, उन्होंने उनसे आपको ये पता चलेगा कि उन्होंने सबकी मदद की, निस्वार्थ मदद की, हर चीज़ से हटकर मदद की। पार्टी का रहा हो या पार्टी के बाहर का रहा हो, कोई भी अगर व्यक्ति हम लोग के दरवाजे पहुंचा है और उसने मदद की गुहार की है तो हम लोग का सिर्फ इतना प्रयास रहा कि उसकी अगर वो सही है तो उसकी मदद ज़रूर की जाए। तो वही मेरे लिए एक प्रेरणा के शब्द कह लीजिए या आप कह लीजिए कि वही मेरे लिए एक मंत्र है जो मैं आज तक फॉलो करते हुए आ रहा हूँ। लोग उसको कोई भी एंगल देना चाहेंगे वो देते रहें, पर मैं अपना ये सिद्धांत कभी नहीं छोड़ूंगा और ऐसे ही आगे बढ़ता रहूँगा। भैया जानना चाहेंगे कि एक बेटे का फ़र्ज होता है अपने घर परिवार के लिए भी, तो राजनीति में होते हुए आप अपने घर को कैसे टाइम दे पाते हैं, आप अपनी वाइफ को कैसे टाइम दे पाते हैं, आप अपने भाई को कैसे टाइम देते हैं और अपनी माँ को कैसे टाइम दे पाते हैं? क्योंकि ये सब बैलेंस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है एक बेटे के लिए। देखिए, मेरे परिवार ने हमेशा मेरा साथ दिया है और मेरे दादाजी ने हमेशा मेरा साथ दिया। उन्होंने मुझसे कभी भी कुछ पूछा नहीं। जो भी मैंने उन्हें बताया उन्होंने मुझे सिर्फ इतनी प्रेरणा दी कि आप आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, काम करते रहो। और जब मैं राजनीति में घुसा, मेरा भाई उस समय बॉम्बे में था, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। उस समय वो एक मूवी में एक डायरेक्टर थे सुधीर मिश्रा जी, उनके साथ वो एडी का काम भी कर रहा था। तो उसने मेरे लिए भी त्याग दिया कि वो सब कुछ छोड़ करके यहाँ पर आया। उसने यहाँ पे परिवार को समय दिया, परिवार को संभाला और मुझको पूरी आज़ादी दी कि मैं क्षेत्र में रह करके लोगों की सेवा कर सकूँ और अपने परिवार को मजबूत कर सकूँ, अपने पिताजी के सपने पूरे कर सकूँ। तो और मेरी वाइफ का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने मुझे वो कांस्टेंट सपोर्ट दिया। कभी भी मुझसे ये नहीं पूछा कि कब जा रहे हैं, कब आएंगे, क्योंकि हम लोग जब भी क्षेत्र में निकलते हैं तो कभी कभी रात में 3-3, 4-4 बजे भी लौटते हैं और अगले दिन सुबह 6-7 बजे तक चले भी जाते हैं। कई ऐसे दिन होते हैं जब बच्चे हम लोग लौट के आते हैं तो देखते हैं कि बच्चे सो गए हैं और जब हम लोग उठते हैं तब तक बच्चे अपने स्कूल के लिए जा चुके होते हैं। तो मेरी दोनों बेटियां से मुझसे इतना ही पूछती हैं कि कब आप हमें समय दोगे। और बच्चे भी मेरे समझदार हैं, छोटे हैं अभी दोनों, पर वो समझ गए कि पापा काम से जाते हैं, कभी भी वो लोग भी रोकते टोकते नहीं हैं। और मेरी वाइफ, मेरी बहन, सब लोग मुझे सपोर्ट करते रहते हैं कि अगर मैंने कोई चीज़ ठानी है या मैंने कोई संकल्प लिया है तो उसको पूरा करने के लिए सब लोग मेरी मदद करते रहते हैं। भैया जानना चाहेंगे कि आज का यूथ जो है वो या तो राजनीति से नाराज़ है और या फिर राजनीति से दूर है, तो जानना चाहेंगे कि आप इसके लिए क्या कदम उठाते हैं? क्योंकि जो नए उम्र के बच्चे हैं, जो यंग एज के बच्चे हैं, वो काफ़ी दूर हो रहे हैं राजनीति से क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। वो या तो सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहे हैं और या तो बिजनेस की ओर। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और हर माता पिता की इच्छा होती है कि उसका बेटा उसकी आंखों के सामने मजबूत हो जाए, उसके कंधे मजबूत हो जाए, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी उठा सके, उसके आने वाले परिवार की जिम्मेदारी उठा सके। बिल्कुल। मेरी अगर कह लें कि ये राय है या पहले का अगर समय देखा जाए तो पहले लोग मिल करके एक नेता बनाते थे, लोगों का सपोर्ट करते थे, अपना नेता एक ग्रुप में से चुन लेते थे, उसके लिए हर कदम पे कदम उसके साथ खड़े रहते थे। और कहीं ना कहीं आज उस चीज़ की कमी है। आदमी जो हमारा यूथ है कह लीजिए, आपको पहले मजबूत होना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियली, आपको मेंटली, आपको फिजिकली मजबूत रहना पड़ेगा, तभी आप राजनीति भी कर सकते हो। मैं किसी को ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप राजनीति में ना हो। आज इस देश को, पूरे समाज को हमारी ज़रूरत है, यूथ की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं यूथ आगे बढ़ रहा है। बस उसका सपोर्ट करते रहें। कोई अगर आपके बीच में, आपके ग्रुप का आगे बढ़ रहा है तो मुझको लगता है कि आपको उसको सपोर्ट कर देना चाहिए कि आप आगे बढ़ो। अगर मैं भी ये सोच लूँगा कि मैं ही सिर्फ आगे बढ़ूँगा और मेरे साथ साथ कोई नहीं आगे बढ़ेगा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक भावना आ रही है लोगों के बीच में और ये नहीं होनी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना आपके
इस पॉडकास्ट के माध्यम से सिर्फ लोगों को सिर्फ इतनी सलाह देना चाहूँगा कि आप अपनी टीम को मजबूत करिए, अपने लोगों को मजबूत करिए, आप उनके साथ खड़े रहिए, उनके सुख दुख में खड़े रहिए, ताकि जो राजनीतिक सेवा एक कह लीजिए कि जन सेवा की एक धारा है, तो उस धारा को खाली आपको मेंटेन करके चलना है। लोगों की कैसे मदद हो जाए, लोगों के आपकी जो सरकार की योजनाएं वो आप कैसे पहुंचा पाए, तो उसके लिए एक टीम की ज़रूरत होती है। आज मैं कई जगह देखता हूँ वो टीम नहीं होती है, और उसी टीम ना होने की वजह से राजनेता फेल होता है, युवा फेल होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी वो कष्ट देता है कि जो अच्छी कैलिबर का नेता है, अच्छे सोच लेकर राजनीति में उतरा है, उसको अगर एक अच्छी टीम ना मिले, तो मुझे लगता है राजनीति में कोई भी चीज़ अकेले करना असंभव है, और एक टीम की अच्छे मार्गदर्शकों की बहुत ज़रूरत होती है। बुज़ुर्गों का, बड़ों का आशीर्वाद लेकर के हमेशा एक अच्छी सोच के साथ अगर आगे बढ़ेगा, तो मुझे लगता है, मैं कोशिश करता हूँ, मेरे साथ जितने भी युवा मेरे भाई जुड़े हुए हैं, मैं ये सोचता हूँ कि मुझसे भी आगे निकल जाए, उसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा। बिल्कुल। कहीं ना कहीं मेरा सिर्फ इतना स्वार्थ रहता है कि वो मुझसे जुड़ा हुआ है, मेरे लिए, मेरे हर सुख दुख में खड़ा रहता है। तो अगर मुझसे आगे भी निकल जाएगा तो मुझे उसका कोई उससे भय नहीं है, क्योंकि सिर्फ अच्छा ये लगेगा कि वो मुझसे अच्छा था, मुझसे बेहतर था, मैं शायद उससे भी कुछ सीख सकता हूँ। तो हर दिन आप सीखिए, हर दिन आप एक नया प्रयोग करिए। आप जीवन बहुत बड़ा होता है, कुछ ना कुछ, किसी न किसी से कुछ कभी कभी कोई बच्चा भी आपको कुछ सिखा के चला जाता है, तो हमको सीख के आगे बढ़ते रहना चाहिए। भैया जानना चाहेंगे कि क्या आने वाले समय में क्या कोई बड़ा प्लान है राजनीति के लिए, लोकसभा या विधानसभा? मेहनत करना मेरा सबसे बड़ा प्लान है, और मुझे लगता है जब आप मेहनत करते हैं तो चाहे आपका ऊपर का नेतृत्व वो भी देखता है और जानता है कि कौन जनता के बीच में है, किसकी ज़रूरत जनता को है, और कहीं ना कहीं यही सब चीज़ें हैं जो ये चुनती हैं कि आपको आगे क्या निर्णय लेना है। पद की महत्वाकांक्षाएं हैं, पर जब मिलना होगा, मेरा सिर्फ इतना प्रयास है कि मैं मेहनत करता रहूं, लोगों के बीच बना रहूं। आज नहीं तो कल नेतृत्व भी देखेगा, जनता की मांग होगी, तो वो चीज़ हमको ज़रूर मिल के रहेगी। जानना चाहेंगे कि आप एमएलसी ब्रजेश सिंह और रविंद्र सिंह भाटिया के काफ़ी करीबी नेता हैं, और क्या आप उनके साथ रहकर ऐसा क्या सीखते हैं कि जो आपको लगता है कि हमें आगे की रणनीति बनाने में और अच्छा? देखिए, अगर आप एमएलसी ब्रजेश सिंह जी की बात करेंगे तो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी छोटी बहन की वहाँ शादी हुई है, तो मेरा उनसे एक पारिवारिक एक घर के जैसा रिश्ता है, और उन्होंने हमेशा जहाँ पे मदद हो सकती है, लोगों ने उनके लिए एक अलग छवि बना रखी है, पर कभी भी कोई भी उनसे मिलता है तो उसकी वो छवि दूर होती है। देखिए, किसी के बारे में अफवाह फैलाना, किसी के बारे में गलत कहना शायद बिना उसे जाने उचित नहीं होता। तो मेरा सिर्फ इतना प्रयास है कि लोगों ने उनको जाना नहीं है, पहचाना नहीं है। कहा जाता है कि वो बहुत बड़े बाहुबली नेता है पूर्वांचल के। बाहुबली का अर्थ मैं जानना चाहूँगा कि क्या होता है। जो लोगों की मदद करता है, गरीबों की मदद करता है, अगर वो उसका अर्थ बाहुबली होता है तो हाँ, इसमें कोई गलत उत्तर नहीं है कि वो बाहुबली हैं। और रविंद्र भाई अपने भाई हैं, हम लोगों की मुलाकात हुई जी। उनकी आइडियोलॉजी अच्छी लगी मुझको। उन्होंने जो यूथ को लेकर के वो चल रहे हैं, जो बिना निडर होकर के वो चल रहे हैं, तो उनकी मुझको आइडियोलॉजी अच्छी लगती है। हमारी मित्रता है, और यही देखिए, जब आपकी सोच मिलती है किसी से, आपका मानसिकता किसी से मिलती है, तो मुझे लगता है वो आपकी दोस्ती को और गहरा करता है। और एक मित्र की तरह जब उनको मेरी ज़रूरत होगी मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा, और जब मुझे उनकी ज़रूरत होगी मेरे साथ खड़े रहेंगे निसंकोच, चाहे किसी दल में रहें, चाहे किसी उसमें रहें। एक भाई की जैसा रिश्ता है वो हमेशा हम दोनों के बीच बरकरार रहेगा। जानना चाहेंगे कि आज के समय की राजनीति अक्सर वफादारी के लिए और खुद के फ़ायदे के लिए लोग करते हैं, इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, आपका बहुत सही प्रश्न है कि लोग वफादारी के लिए, मेरा ये मानना है कि अगर आप वफादारी से किसी के साथ रहेंगे तो वो रिश्ता जीवन भर का रिश्ता होता है। और अगर किसी से स्वार्थ के लिए आप जुड़ना चाहेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी नेता को या किसी भी व्यक्ति को स्वार्थ जल्दी दिख जाता है, भले ही वो नेता किसी से स्वार्थ चाह रहा हो या भले ही वो व्यक्ति किसी नेता से स्वार्थ चाह रहा हो। तो मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, और लोग अगर संबंध बना के चलेंगे, वफादारी बना करके चलेंगे, तो मुझे लगता है कि वो
अपने नेता को भी आगे ले जाएंगे और अपने आप को भी आगे ले जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नेता, उसकी ये इच्छा होती है कि आप उसके साथ की जो टीम होती है वो हर तरीके से मजबूत रहे, उसके सुख दुख में खड़ी रहे, उसके लिए जी जान एक कर दें। और वो तभी होगा जब सामने वाला व्यक्ति वफादारी से किसी के साथ रहेगा। तो आज की डेट में मेरे लिए वफादारी, और देखिए सुख दुख सबके जीवन में आते हैं, हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं, कुछ चुनाव हारना जीतना अलग चीज़ होती है, पर हमेशा उस व्यक्ति पे गर्व रहता है जो आपके सुख में भी आपके साथ खड़ा था और आपके दुख में भी आपके साथ खड़ा था। तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति जब मैं चुनाव हारा था आज भी मेरे साथ है, तो ये मेरी भी आप कह लीजिए कि एक दोनों तरफ से ताली दो हाथ से बजती है, कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो मेरा सिर्फ इतना प्रयास रहता है कि, और मैं लोगों से कहता भी हूँ कि आपके जीवन में सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। बिल्कुल। तो सिर्फ ये मत सोचिए कि जैसे ही किसी के ऊपर दुख की घड़ी आए तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप उसका साथ उस समय देंगे तो मैं नहीं, मुझे लगता है कई लोग ये मानते हैं कि वो आदमी आपके लिए जीवन भर प्रयास करेगा कि आपको कैसे वो हर तरीके से आपके साथ खड़ा रहे। एक बड़ा क्वेश्चन भैया, जो अक्सर विपक्ष और आम जनता भी जानना चाहती है, पार्टी के भीतर जब टिकट की लड़ाई होती है तब असली संघर्ष क्या होता है? जनता का समर्थन या हाईकमान की मर्जी? देखिए, जनता जिसे चाहती है, राजनीतिक पार्टियां हर चीज़ सोच समझ के अपना निर्णय लेती हैं। मांगने वाले एक सीट से 20 लोग उम्मीदवार हो सकते हैं, 20 लोग मांगते हैं टिकट। बिल्कुल। पर पार्टी किसी एक को ही लड़ा सकती है, और पार्टी सोच समझ के विचार करके ये चीज़ निर्णय लेती है कि कैसे वो निर्णय जनता पर सौंप देती है कि जनता को उस व्यक्ति को चुनना है या नहीं चुनना है। तो मैं इसको कोई अंतर कला नहीं कहेंगे, और पार्टी सोच समझ के जो भी विचारती है, मुझे लगता है कि जो व्यक्ति राजनीति कर रहा है उसे कभी कोई अपना संघर्ष छोड़ना नहीं चाहिए। वो अगर लगा रहेगा, उस पार्टी के लिए लगा रहेगा या क्षेत्र में लगा रहेगा, तो पार्टी कहीं ना कहीं कभी ना कहीं आपको मौका देगी। और आपको मौका साबित करने के लिए, अगर आप क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, तो वो मौका साबित करने का आपको पूरी जनता आपको अपना समर्थन देगी, ताकि आप जो पार्टी ने आपके ऊपर कमान सौंपी है वो आप निभा सकें और जनता का प्यार सम्मान लेकर के अच्छे नेता बन सकें। क्या आप मानते हैं कि आजकल के जो नेता हैं उनमें ज़मीन से जुड़े होने की कोई ऐसी खूबी नहीं दिखती है? क्योंकि आजकल की राजनीति सिर्फ वायरल होने के लिए होती है। क्या आपका मानना ये है? और क्या इस पे कोई ऐसी टिप्पणी आप करना चाहते हैं कि राजनेताओं को ज़मीन से जुड़ के काम करना चाहिए? देखिए, बहुत से लोग हैं। मुझे लगता है कि एक दूसरी पिक्चर हम लोग देखते हैं जब आपको ये नहीं पता कि सामने वाला विधायक या कोई भी पदाधिकारी अगर किसी पद पे है, तो वो जितना उसका 100% होता है वो प्रयास करता है कि वो दे सके। जब चुनाव होता है तो 4 से 10 कैंडिडेट होते हैं, हर पार्टी से एक कैंडिडेट होता है, तो सब लोग उतनी ही मेहनत कर सकते हैं जितना वो अपना 100% दे सकते हैं। और जनता ये तय करती है कि कौन सही है कौन नहीं है। तो जनता का फैसला सर्वोपरि रहता है। और मुझे लगता है वायरल होने की अगर बात करें तो ये जनरेशन ऐसी है कि लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में बने रहते हैं, अपनी एक्टिविटी उनके बीच में पेश करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह भी है, कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद भी है। कम से कम लोगों को जिन तक आपका संघर्ष नहीं पहुंच सकता था, आपकी जो आप जनता के लिए सेवा कर रहे हैं वो नहीं पहुंच सकती थी, वो माध्यम भी है। पर कुछ लोग दिखावे के लिए जो लोग कर रहे हैं, तो मैं उनसे सिर्फ इतना ही चाहूँगा कि दिखावे में ही करिए, पर कम से कम अगर आप एक दिन में 10 लोगों की मदद ही कर पाए तो कहीं ना कहीं वो आपको भी प्रेरणा देगी कि आपको भी अच्छे ढंग से लोगों की मदद और सेवा करने का मौका मिले। जानना चाहेंगे कि चुनाव के पहले के नेता और चुनाव के बाद के नेता, क्या इन पे कोई अंतर आता है कि जीतने के बाद नेता बदल जाते हैं, या चुनाव जब चलता रहता है उसमें जो स्ट्रगल करते हैं वो जीतने के बाद नहीं करते हैं? देखिए, लोगों की अपेक्षा बढ़ जाती है जब आप जीत जाते हैं, और उनकी अपेक्षा बढ़ना भी कोई गलत बात नहीं है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि जब जिस व्यक्ति ने आपके लिए किया, अगर वो कुछ अपेक्षा करने लगता है आपसे, तो आपको पूरा करना चाहिए। और अगर कभी कभी नेताओं से वो गलती हो जाती कि वो सोचता है पहले दूसरों की, जो लोग
मदद जिनको चाहिए ज़रूरी, जिनको फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिए, अगर उनकी पहले मदद हो जाती है तो उन लोगों की जिनकी अपेक्षा होती है कहीं ना कहीं टूटती है, तो एक बैड पब्लिसिटी कह लीजिए, एक बैड माउथ पब्लिसिटी की तरह उसको लोगों के बीच में डालते भी हैं। कहीं ना कहीं देखिए, मैं सबकी बात नहीं कर सकता हूँ, अगर बात करनी होगी तो मैं अपनी करूँगा। मेरा प्रयास ये रहता है कि जो लोग मुझसे जुड़े हैं, मेरी जनता मुझसे जुड़ी है, गांव का एक एक व्यक्ति अगर मेरे पास आता है तो मैं जितनी उसकी मदद कर सकता हूँ, मेरा पूरा प्रयास रहता है मैं उसकी मदद कर सकूँ, भले ही वो चीज़ संभव हो पाए या ना हो पाए। और कोशिश रहती है कि हम लोग वो हर सही चीज़ की मदद करें, चाहे उसके लिए किसी भी स्तर पे जाना हो। तो मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सामने वाला कैसा है, बिल्कुल। उसका नेतागिरी करने का या उसका एजेंडा क्या है। तो मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं दूसरों के लिए कैसे कहूँ कि भाई कोई भी व्यक्ति आपसे नहीं कहेगा कि वो किसी दूसरे एजेंडे के साथ राजनीति में उतरा है, उसकी 100%। सिर्फ इतनी इच्छा रहती है। मेरे परिवार ने मुझको ना उतारा, ना मुझसे कभी कहा कि राजनीति करो। और जब हम लोग छोटे थे, मैं आपको बताऊं, मेरा मन भी नहीं था कि मैं राजनीति में कभी आऊँगा, पर कहते हैं कि सब भगवान के हाथ में है, उसकी इच्छा के अनुसार ही ये धरती चल रही है। तो ये उनका इशारा है, उनकी मर्ज़ी है कि हम लोग राजनीति करें, तो हम लोग कर रहे हैं। और उसमें कभी भी मेरी तरफ से कोई, जब मैं अपना देता हूँ, मैं 100% अपना देता हूँ, सुबह से लेकर रात तक। जहाँ भी मैं पहुँच सकता हूँ मैं पहुँचता हूँ, लोगों के सुख दुख में शामिल होता हूँ, उनकी मदद कर सकता हूँ। आप कभी भी उन्नाव जनपद जाइएगा तो पूछिएगा लोगों से कि कभी किसी को मैंने बदले की भावना से कोई राजनीति नहीं की। मेरे सामने कई लोग चुनाव लड़े, कोई जीता कोई हारा, तो मैंने कभी उनसे बदला लेने के लिए राजनीति नहीं की। मैंने सिर्फ सेवा करने के लिए और लोगों का भला करने के लिए जो मुझसे हो सकता है, मैंने उसके लिए सिर्फ काम किया। एक आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपके ऊपर कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी या किसी भी राजनीतिक नेता के द्वारा कोई साजिश या जलन का शिकार हुए हैं आप? देखिए, जो लोग नहीं चाहते हैं कि आप कभी आगे बढ़ें, मेरे पिताजी ने उन्नाव में बहुत मेहनत की और उनकी उसी जनपद में हत्या हुई। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ईर्ष्या थी कि वो लोकप्रिय थे, लोगों के सुख दुख में शामिल होते थे, उनके लिए मदद कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आज भी हम लोगों को भी ये लगता है कि जो लोग ये नहीं चाहते हैं, देखिए मेरी इच्छा कभी ये नहीं रही मैं किसी का विरोध करूं या उसके खिलाफ जा कर के उसको गिराने का काम करूं। मेरी सिर्फ इतनी इच्छा रहती है कि मैं जो अपना 100% अपनी जनता को दे सकता हूं, मैं अपना 100% अपनी जनता को देना चाहता हूं। बिल्कुल। मैं किसी विवाद में, किसी विरोध में नहीं पड़ना चाहता हूं। हाँ, अगर किसी गरीब और किसी निर्लज के साथ दुर्व्यवहार कोई करेगा तो उसके साथ खड़े होने का काम हमने किया और आगे भी करते रहेंगे और हमेशा करते रहेंगे। जानना चाहेंगे कि आपने बीएसपी और भारतीय जनता पार्टी दोनों में काम किया है, अगर आप एक लाइन में दोनों का कोई फ़र्क बताना चाहें आप हमें। भारतीय जनता पार्टी एक आप कह लेंगे तो ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे जनता के बीच में बना रहना चाहती है। ओके। अपनी सेवाएं लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, और आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो आदरणीय योगी जी, आप खुद देखते होंगे कि दिन भर ये लोग काम करने का प्रयास करते रहते हैं और जितनी भी सुविधाएं हमने हमारे देश ने पिछले कई वर्षों में नहीं पाई, आज वो गरीबों तक, एक एक व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। तो यही आपके लिए एक प्रेरणा है कि हमारे कहीं ना कहीं विचार मिलना बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो हमारी आइडियोलॉजी के साथ मैच कर रही। क्योंकि देखिए, जनता की सेवा करना हम लोग का प्रथम हम लोग का दृष्टिकोण है, तो पार्टी भी वही कर रही है, तो वो एक आइडियोलॉजी मैच करती है, तो आपको काम करने में अच्छा लगता है। जानना चाहेंगे एक अंतिम क्वेश्चन जो इस पॉडकास्ट के माध्यम से आम जनता, आम युवा को पहुंचाना चाहें आप। देखिए, आपके इस पॉडकास्ट से आशुतोष जी मेरा सिर्फ इतना कहना है उन लोगों से कि अपनी सोच बदलिए, बदले की भावना से नहीं। आपको सिर्फ अपना संघर्ष जो आपको दिख रहा है, आपको ये सोचना चाहिए, अगर एक एक व्यक्ति ये सोचते मुझे अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, उसका भला सोचना है, किसी का नुकसान नहीं करना है, तो मुझे लगता है कि अगर एक एक आदमी अपने ही लिए करने लग जाएगा तो इस देश में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। और पॉलिटिकली अगर बात करेंगे तो एक टीम बन के काम करना चाहिए। और लोगों को नीचा दिखाने से अच्छा ये है, अगर कोई आदमी मुझसे सक्षम है तो मैं मानने को तैयार हूँ कि वो मुझसे सक्षम है, मुझे उससे कुछ सीखना चाहिए। जो कमियाँ मेरे अंदर हैं, मैं अगर
10 घंटे देता हूँ, अगर 2 घंटे देने से अगर किसी का भला हो जाएगा तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं सामने वाले व्यक्ति से सीखूं कि वो 12 घंटा दे करके लोगों की सेवा कर सकता है, तो मैं 12 की जगह कोशिश ये करता हूँ कि मैं 14 घंटे दे करके सेवा कर सकूं। मेरे अंदर कोई लालच नहीं है, मेरे अंदर कोई लालच की भावना नहीं है कि मैं लोगों को काम कराने के लिए उनको परेशान करूं। मेरा सिर्फ इतना प्रयास रहता है कि जो भी व्यक्ति मेरे दरवाजे आएगा, मेरे पास आएगा, बिना ये जाने कि वो सही है या गलत है, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं उसकी मदद कर सकूं। और जब बाद में पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति गलत भी है तो मेरा सिर्फ उससे यही कहना है कि देखिए, सामने वाला व्यक्ति कभी ये नहीं बताता कि वो गलत है, वो सिर्फ ये बता के आता है कि वो सही है। तो हम लोगों से कभी कभी, क्योंकि भूल चूक में कोई किसी अन्याय का अगर गलती से साथ दे दिया तो उसके लिए मैं आपके चैनल से, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से माफ़ी भी मांगना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक शेखर जी हमारी इस खास पॉडकास्ट का हिस्सा बनने बहुत के बहुत लिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।